Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratiksha Dwivedi and in today's video हम क्लास 10th के सिविक्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर का नाम क्या है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. सबसे ज़्यादा बवाली फैक्टर्स अगर आप किसी भी कंट्री के पॉलिटिक्स को ले लें तो यही होते हैं. ठीक है, कहीं पे जेंडर पैरिटी इतनी ज़्यादा है, इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स तो ऑलमोस्ट हर नेशन में चलते हैं. उसके बाद अगर इंडिया के आप कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो कास्ट इश्यूज एग्जिस्ट करते ही करते हैं. इस वीडियो में हम इन्हीं 3 फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ. जेंडर एंड पॉलिटिक्स. ठीक है, किस तरह से जेंडर और पॉलिटिक्स एक साथ चलते हैं और किस तरह से इनका इन हिस्ट्री भी कॉन्टेक्स्ट रहा है, अभी हम उसको इन डिटेल पढ़ेंगे. ठीक है, अब बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउसवर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. यह हम सबको पता है. इंडियन हाउस होल्ड्स में हम देखते भी हैं कि जो इम्पोर्टेंट एक विमेन का, एक लड़की का, व्हेन शी इज ग्रोइंग अप, मेनली लोग क्या कहते हैं, घर के काम करेगी और शादी के बाद बच्चे संभालेगी. ये दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती हैं मोस्ट हाउस होल्ड्स में. और उसके बाद जॉब करना, इंडिपेंडेंट होना, ये तो सेकेंडरी फैक्टर्स है. सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि तुम्हें घर संभालना है और तुम्हें अपने बच्चे देखने हैं. ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर. सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर से हम क्या समझेंगे? अब यहाँ पे आप लेबर को, वो जो हमारा एक लेबर क्लास होता है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है, ऐसी सब साइट्स पे वर्क करते हैं, प्लीज उनसे मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में आप मत लीजिएगा. यहाँ पे लेबर का मतलब है फिजिकल एक्टिविटीज. ठीक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर किस तरह से हुआ कि घर का सारा काम अ विमेन इज सपोज्ड टू डू, ऐसा लोग कहते हैं. ठीक है, एंड a man is supposed to chill and relax in the household because according to the society and the norms laid by the society, this is sexual division of labor. So a man is not supposed to do any of the household work. Okay, so sexual division of labor in most families, women do all work inside the home, जैसे कि खाना बनाना, साफ सफाई, कपड़े धोना, tailoring, looking after children, etc. And men do the work outside the home. जितना भी घर के बाहर का काम है, it is done by men. Okay? It is not that men cannot do housework. They simply think that it is for women to attend these things. When these jobs are paid, for men are ready to take up these works. जब इस जॉब पे पैसे मिलने लगते हैं, at that time, जैसे आपने बहुत से केयर टेकर्स देखे होंगे, at that time men are ready to take this work, कि हम तभी करेंगे बस. मोस्टली जो टेलर्स होते हैं, ठीक है, या फिर होटल में कुक्स होते हैं, शेफ जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं? men होते हैं. Similarly, it is not that women do not work outside their home. In villages, women वो दूर पानी लेने जाती हैं, अपने घड़े भर के जो वो पानी लाती हैं. स्पेशली राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो, मध्य प्रदेश में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, फ्यूल कलेक्ट करते हैं जो लकड़ियाँ चुन के लाते हैं. ओके, एंड वर्क इन द फील्ड्स, खेतों में भी वो काम कर रही होती हैं. वैसे ही अर्बन एरियाज में जो गरीब औरतें हैं वो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे काम करती हैं मिडिल क्लास घरों में, राइट. While middle class women they work in offices. अब आप में से बहुत से लोग होंगे, ठीक है, जिनकी मदर्स कुछ ना कुछ ऐसा ऑफिस में काम कर रही होंगी, या फिर she must be a domestic help to somebody, right? अब देखें यहाँ पे sexual division of labor का मतलब दिया है. A system in which work inside the home is either done by women of the family or organized by them through the domestic helpers. Okay? Okay.
इनफैक्ट जो मेजॉरिटी विमेन है वो कुछ ना कुछ ऐसा पेड वर्क करती हैं इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर, पर जो उनका काम है उसे इतनी वैल्यू और रिकग्निशन नहीं मिलता है, ठीक है। फॉर सम रीजन आई डोंट नो, दे वर्क सो हार्ड, स्टिल इतना रिकग्निशन, इतनी वैल्यू उनके काम को नहीं मिलती है। जो इस सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर का रिजल्ट है ना, इज दैट ऑल द विमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, जितनी भी हमारी ह्यूमन रेस है, औरतें उसका आधा हिस्सा हैं। देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। मोस्ट जो हमारी सोसाइटीज हैं इसमें जो विमेन का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होके रह जाता है। अगर आपको पता हो तो पहले देयर वर मूवमेंट्स, एंड मूवमेंट्स इतने किस बात के होते थे भाई, इस बात के होते थे फॉर विमेन सफरेज, बिकॉज दे वर नॉट अलाउड टू इवन वोट, ओनली मेन वर अलाउड, ठीक है। Earlier, only men were allowed to participate in public affairs, vote and contest for public offices. जो सरकारी पोस्ट्स होती हैं उसमें भी सिर्फ विमेन अलाउड थे। अगर आप देखेंगे तो जब से इंडियन आर्मी बनी या कोई भी आर्म्ड फोर्सेस बनी, men were all like men have always been a part of it, but women there was some special provision that was laid by the government, और उसके बाद women were being inducted into the आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना कुछ हमेशा बाद में हुआ है जिसके बाद विमेन वर अलाउड टू बी अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर फोर्स। अगर आप डॉक्टर सुधा मूर्ति के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दैट व्हेन शी जॉइंड द इंजीनियरिंग कॉलेज शी वाज द ओनली फीमेल अमंग अ बंच ऑफ मेल्स। तो ये सारी चीजें हमें क्या पता चलती हैं कि किस तरह से जेंडर पैरिटी होती थी वेरियस हमारे प्रोफेशंस में। जो जेंडर इश्यूज थे वो धीरे धीरे बढ़े। इन पॉलिटिक्स women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. Agitated मतलब उनके अंदर वो गुस्सा आ गया था। उनकी agitations different country में थी किस चीज़ के लिए, मोस्टली फॉर वोटिंग राइट्स, कि विमेन को भी वोटिंग राइट्स दो, जो सरकार बनेगी उसे चुनने का हक हमें भी तो है। ये जो गुस्सा था इसने डिमांड किया विमेन के इन्हांसमेंट में, उनके पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस में, और इम्प्रूव करना उनका एजुकेशनल और उनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि आपको पता होगा, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब तो मोस्टली गर्ल्स आर लाइक अलाउड टू गेट एजुकेशन। अभी भी मुझे मोस्टली वर्ड यूज़ करना पड़ रहा है एंड नॉट ऑल, बिकॉज देयर आर स्टिल हाउस होल्ड एग्जिस्टिंग जो लड़कियों की पढ़ाई पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है दैट इट इज़ अ वेस्ट। उसके बाद पहले के टाइम पे देयर वर विमेन हु वर रेयरली एजुकेटेड। मेन पर्पस क्या था कि भाई इनको घर के काम सिखाओ एंड देन उनकी शादी कर दो, बिकॉज दैट इज द ओनली, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी द ओनली मोटिव ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। जो रेडिकल वुमेन थी उनके मूवमेंट क्या एम करते थे, इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ एज वेल। रेडिकल वुमेन एक रेडिकल थिंकिंग होती है, ठीक है, जिसको आप लिबरल थिंकिंग से एसोसिएट कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग। You don't have to go in all the details of how radical women are supposed to think. Just a second. Okay. तो जो radical women थी वो family life में भी equality चाहती थी, that let them be allowed to work, we are supposed to work, we are supposed to participate in political decisions, but then why should we work in the household, and like why should we do everything regarding our household? They also demanded participation of their partner or the male members of the family. Okay, और इन movements को ही हम कहते हैं feminist movements, ठीक है। feminist movements हम इन्हीं movements को कहते हैं। political expression gender का जेंडर का जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था उसका डिवीजन और उसकी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन, इट हेल्प टू इम्प्रूव विमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ में जो विमेन का रोल है वो उसको इम्प्रूव करने में हेल्प किया था। इसके बाद हम अब देखते हैं
कि women दे आर वर्किंग एज साइंटिस्ट. इनफैक्ट जो मंगलयान गया था, जिसको इंडिया वॉज द ओनली स्टेट टू सक्सेसफुली सेंड to successfully organize the Mars mission, and then we were successful at launching it and reaching Mars completely safe and sound. इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो भी she was a woman. और जो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी टीम मेंबर्स थे they were women. तो इससे पता चलता है that now women are there in all the fields. They are working as scientists, they are working as doctors. मैंने आपको डॉक्टर सुधा मूर्ति का एग्जाम्पल दिया था. Engineers, lawyers, managers, and they are studying in college and universities. They are also teaching there. तो पहले ये सारी चीज़ें औरतों के लिए सूटेबल नहीं मानी जाती थी. ठीक है, अगर आप जाके अपनी मम्मी से पूछेंगे तो वो क्या, मतलब मेजॉरिटी में से आप लोगों की मम्मियाँ यही बोलेंगी कि उनको ज़्यादा फोर्स किया जाता था या ज़्यादा क्या मोटिवेट किया जाता पढ़ने के लिए. होम साइंस, गृह विज्ञान करके एक सब्जेक्ट होता था, बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड दैट women आर सपोज टू लर्न अबाउट द हाउस होल्ड, दे आर सपोज टू बी इन देयर बाउंड्रीज, और उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था. इफ दे वर गुड एट गेम्स तो उनको रोक दिया जाता कि अरे भाई लड़की है क्यों भेजना है, या इतना क्यों पढ़ाना है, या कहीं बाहर क्यों भेजना है. तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले काफ़ी ज़्यादा चला करती थी और आज भी बहुत से स्टेट्स और घरों में चलती हैं. In some parts of the world, for example, in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland. ठीक है, यहाँ पे हमें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड का एग्जाम्पल दिया है. पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ बहुत ज़्यादा हाई था, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि औरतों को वोटिंग का राइट देने वाला सबसे पहला देश कौन बना था? इट वॉज न्यूजीलैंड. ओके, जिसने इट वॉज द फर्स्ट कंट्री to allow women to vote. I mean, who were they to allow, but then again they gave the right to women to vote. वैसे ही in our country women still lag such behind men despite some improvements in independence. आज़ादी के बाद से women के status में काफ़ी ज़्यादा improvement हुआ है, but अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी इंडिया क्या है, एक मेल डोमिनेटेड नेशन है. वहाँ पे औरतें अभी भी पीछे ही चल रही हैं मेन से. आई एम नॉट सेइंग इन एवरी फील्ड एंड नॉट एवरी मैन एंड एवरी वुमेन, बट मेजॉरिटी. क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एक पेट्रियार्कियल सोसाइटी है. पेट्रियार्कियल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम मेल मेंबर्स को फैमिली के हेड माने, एंड इट इज एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं के हिसाब से फिर चीज़ें चलती हैं. ठीक है, women face disadvantage, discrimination and oppression in various ways. अब जैसे कि जो लिटरेसी रेट है विमेन में वो 54% है कंपेयर्ड विथ 76% अमंग मैन. इसका मतलब इतनी लड़कियों को पढ़ने लिखने ही नहीं भेजा जा रहा है. सिमिलरली स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज. ठीक है, हायर स्टडीज मतलब जो आपका 12th के बाद बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जो हायर स्टडीज परस्यू करती हैं. ठीक है, गर्ल्स परफॉर्म just a second please. Yeah, they drop out because parents prefer to spend their resources for their boy education rather than spending equally on their sons and daughters. Okay, तो अगर जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं अपने बेटे को ज़्यादा पढ़ाना, उसकी पढ़ाई पे ज़्यादा पैसे लगाना रादर देन अपनी बेटी की पढ़ाई पे पैसे लगाना. अगेन सारी फैमिलीज नहीं, बट अभी भी आपको लग रहा होगा बिकॉज हम एक प्रिविलेज सेक्शन से आते हैं. आई वॉज लाइक माई पेरेंट्स वो ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. ओके कि नहीं तुम्हें पढ़ना है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो. ऐसे मैं बहुत से एग्जाम्पल्स जानती हूँ. तो जो हमारा सोशल सर्कल है ना वो भी वैसा ही बन जाता है. सो वी आर फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड. बट अगर हम अभी भी ग्राउंड लेवल रियलिटीज़ देखें तो ये बातें सच हैं. क्योंकि मैं ये क्यों बोल रही हूँ आपको, क्योंकि अभी भी आप में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे यार अब कहाँ ऐसा होता है, ये तो बस लिख दिया है. पर ऐसा नहीं है, ऐसा अभी भी होता है. ओके, नो वंडर जो प्रपोर्शन है विमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल. विमेन सीईओज आपको कम मिलेंगे इन कंपैरिजन टू मैन सीईओज, मेन सीईओज. ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो लोगों के मन में ना पता नहीं क्या एक ये नोशन है दैट women are not as capable as men for some reason. Promotions
स्लो होते हैं, पेमेंट डिफर करती है, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे ये एक अगर हम एवरेज देखें तो इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। 1 घंटा एवरेज वुमेन वर्क मोर देन एवरेज मैन, yet much of her work is not paid and therefore often not valued. आप अगर अपनी मम्मियों का ही एग्जाम्पल ले लें, शी इज अ हाउसवाइफ, शी वर्क्स, she'll get up at 5:30 or 6 and then she'll be working till 10 o'clock in the night straight. recognition कितना है? अरे आप तो घर पे ही रहती हो ना, आपको क्या करना है? बहुत से लोग बोल देते हैं she'll be working like anything, she'll be taking care of you, your siblings, your grandparents, your father, your entire house, but then उनको क्रेडिट कितना मिलता है उस काम का? 0, recognition 0, क्योंकि जितनी भी हमारी इंडेक्सेस निकलती हैं, just because the work done by housewives are unpaid, उनका कहीं recognition ही नहीं होता है, जबकि सबसे ज़्यादा लेबर हाउसवाइव्स ही करती हैं। ठीक है, ओके। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट क्या होता है? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट होता है दैट विमेन एंड मेन शुड बी पेड इक्वल फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। 2 घंटे अगर किसी औरत ने एक फील्ड में काम किया और 2 घंटे किसी आदमी ने फील्ड में काम किया, अगर आदमी को 100 रुपये मिल रहे हैं तो औरत को भी 100 रुपये ही मिलने चाहिए फॉर द इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये हमारा एक इक्वल वेजेस एक्ट आया था। ओके, उसके बाद इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं? टू हैव सन्स एंड फाइंड वेज टू हैव द गर्ल चाइल्ड अबॉर्टेड। अब ये आपने सुना होगा ना, फीमेल फीटिसाइड, एक इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें लोग पहले बच्चे का सेक्स पता करवा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की है तो अबॉर्ट करवा देते हैं बिकॉज दे प्रेफर हैविंग अ सन। ओके, सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन लेड टू अ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो। और उसी के बाद, ठीक है, जो ये जांच थी कि आप किस अगर आप अपने बच्चे का सेक्स पता करवा सकते हैं या नहीं, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था इंडिया में। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ते हैं विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि कितने स्ट्रगल्स रहे हैं उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, अब हम पढ़ेंगे कि उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या है। ऑल दिस इज वेल नोन, येट issues related to women's well-being or otherwise are not given adequate attention. ठीक है, This has led many feminist and women's movement. अगर कल को आप कोई feminist movement देखें और आप उस पर क्वेश्चन करें कि इनको कितने इक्वल राइट्स चाहिए, मैं यहाँ पे सूडो फेमिनिज्म को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं ट्रू फेमिनिज्म को प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि आज भी विमेन हेल्थ इश्यूज एड्रेस नहीं होते हैं। ठीक है, आज भी वो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं जो शायद आज के 5 डेकेड्स 6 डेकेड्स पहले एग्जिस्ट करती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में देनी चाहिए, और यही रीजंस हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होते हैं। उसके बाद लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है और लोगों को इक्वल राइट्स देने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दिस हैज लेड मेनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन्स मूवमेंट टू द कंक्लूजन दैट जब तक अनलेस women control power, their problems will not get adequate attention. जब तक औरतें पावर में नहीं आएंगी तब तक उनकी परेशानियों को जितना अटेंशन मिलना चाहिए उतना अटेंशन नहीं मिलेगा। One way to ensure this is to have more women as elected representatives. Women को पावर में लाने का one of the best way क्या होगा? उनको as elected representative रखना। ओके, यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें विमेन हरासमेंट, एक्सप्लॉयटेशन, वायलेंस के बारे में बताया है। अगर आप दिल्ली और एनसीआर के एरिया में रहते हैं तो आप मतलब इन सब चीज़ों को और बेटर जानेंगे, बट मैं ऐसा नहीं कह रही कि दिल्ली एनसीआर बहुत ज़्यादा अनसेफ है, बिकॉज कंपैरेटिवली
इट इज समवेयर सेफर ऑल्सो। अगर आप सही से अपनी सेफ्टी कंसिडर करके चलें और अगर आप थोड़ा अवेयर हैं चीज़ों के बारे में, इट इज समवॉट ईजी फॉर यू टू इवन बी आउट एट नाइट। बट मैं अगेन ये नहीं कह रही कि आप अपनी सेफ्टी लेके चले एंड देन इफ समथिंग हैपन्स तो वो आपकी गलती थी, बिकॉज वी नो दैट एट टाइम्स दिल्ली एंड एनसीआर इज ऑल्सो नॉट सो सेफ। बट ऑल ओवर इंडिया में ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती ही हैं, हरासमेंट की, वायलेंस की, एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। इंडिया में द प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो, ठीक है। फीमेल एमपीज, एमएलएस काफी कम मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज है ऑफ इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा कितना टच किया है, 14.36% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019। उनका शेयर कितना है स्टेट असेंबलीज में, 5% से भी कम। इस रिस्पेक्ट में इंडिया इज अमंग्स दी बॉटम ग्रुप ऑफ नेशन, सबसे जो नीचे ग्रुप है उसमें से इन दी वर्ल्ड, अगर हम विमेन पार्टिसिपेशन के हिसाब से देखें लेजिस्लेचर में, ठीक है। इंडिया इज बिहाइंड द एवरेजेस ऑफ सेवरल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अमेरिका और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। In the government cabinets are largely all male, even when a woman becomes the chief minister or the prime minister। एक औरत अगर CM या PM भी बन जाए ना, तब भी कैबिनेट में मेजॉरिटी कौन रहते हैं, मेल मेंबर्स। फीमेल बहुत रेयरली हमें कैबिनेट में देखने को मिलती हैं, और अगर एक फीमेल मेंबर हो भी जाती है ना कैबिनेट में, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, उनकी क्रेडिबिलिटी पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अरे इनके बस का क्या है, इनको कोई नॉलेज भी है या नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज कि हम लीगली बाइंड कर दें टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन ऑफ विमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। अब इंडिया में हमें पता है कि रिजर्वेशन है फॉर विमेन एंड SC ST, 3 कैटेगरीज को रिजर्वेशन मिलता है। दिस इज व्हाट द पंचायत राज हैज डन। पंचायती राज ने किया है इंडिया में 1/3 लोकल गवर्नमेंट की सीट्स को क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया है विमेन के लिए, ठीक है। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज। ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for the women. A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade. एक decade में 10 साल आते हैं, हमें पता है 10 साल से ये बिल पेंडिंग है, because women are demanding कि जैसे हमें पंचायती राज में मिला है, मतलब हमारे लोकल गवर्नमेंट में 1/3 रिजर्वेशन मिला है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायती राज के लिए, वैसे ही हमें लोकसभा में और राज्यसभा में भी चाहिए, बट वो बिल ही पास नहीं हो रहा है। जो जेंडर डिवीजन है ये एक एग्जाम्पल है दैट सम फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। कुछ तरह का सोशल डिवीजन पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरी है। This also shows that disadvantaged group to be benefit when social division becomes a political issue. जो disadvantaged group है ना, उन्हें थोड़ा benefit मिलेगा जब social division को हम politically represent कर रहे होंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे इंडिया के जो पॉलिटिक्स है उसमें जेंडर का क्या रोल है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स का, क्योंकि जेंडर ऑलरेडी इतना ज़्यादा हैवी मान लीजिए एज अ टॉपिक हो जाता है कि इसको एक वीडियो में कंटिन्यू करना इज़ नॉट गुड। और जो टॉपिक अब आ रहा है इट इज़ इवन टफ to understand, so we'll divide it, and I hope आपको जेंडर वाली वीडियो पसंद आई होगी। Stay connected to our channel, watch other lectures also जो हमने standard 10th के लिए डाले हैं, and religion we'll be continuing in part B. Thank you for watching the video.